प्यारे छात्रों, आज मैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय में बल तथा गति के भाग 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं बल की परिभाषा बता दिया था, बल के प्रकार के बारे में बता दिया था, जड़त्व के बारे में बता दिया था, जड़त्व के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में भी बता दिया था। अब उसके आगे हम लोग संवेग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संवेग क्या होता है? संवेग मोमेंटम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है p = mv हो गया, ये फार्मूला होता है। यानी संवेग = द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड। तो एसआई सिस्टम में इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा तथा सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा। न्यूटन के गति विषयक, इसी के बाद न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे प्रथम नियम में बताया था जड़त्व के बारे में कि प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है। द्वितीय नियम में हमें संवेग की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन के गति विषयक नियम 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित होता है, द्वितीय नियम होता है संवेग परिवर्तन पर आधारित होता है, और तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित होती है कि जितना क्रिया लगाई जाए तो उसके ठीक विपरीत प्रतिक्रिया भी लगती है। तो प्रथम नियम होता है जड़त्व का नियम। प्रथम नियम इस प्रकार है: प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी प्रथम नियम का मतलब समझिए कि कोई वस्तु जो विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में बनी रहेगी, जो गति की अवस्था में है एक समान गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे इसके डेली लाइफ में बहुत से उदाहरण देखते होंगे। जैसे खड़ी बस है, उसमें यात्री बैठे हुए हैं, अचानक बस तेज़ी से जब चल देती है तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बस में बैठे होते हैं तो डायरेक्ट जो हमारा निचला पार्ट होता है बस के टच में होता है, वह तो उसी वेग से चल देता है। बस जिस स्पीड से चलती है उसी स्पीड से नीचे वाला भाग हमारा चल देता है। लेकिन जो ऊपरी कमर के ऊपर वाला भाग जो होता है वह विराम अवस्था के कारण, विराम का जड़त्व होता है, उसे विरामावस्था के कारण विराम में ही रहना चाहता है। तो नीचे वाला भाग चल देता है, पीछे वाला भाग वहीं अपने स्थान पर रह जाता है, इसीलिए हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो यह उदाहरण हुआ विराम का जड़त्व, कि जो वस्तु विरामावस्था में विरामावस्था में रहना चाहिए। यानी ऊपर वाला भाग जो है विरामावस्था में था, विरामावस्था में, नीचे वाला गति की अवस्था में, बस गति में है तो गति की अवस्था में आ गया, आगे बस बढ़ जाती है और पीछे वाला भाग हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसी तरह से जो वस्तु गति की अवस्था में गति में बनी रहनी चाहिए उसके लिए भी उदाहरण है कि बस या ट्रेन तेज़ी से चल रही है, उसमें यात्री बैठे रहते हैं, उसमें यात्री खड़े हैं या बैठे हुए हैं, अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो बस जब रुकती है तो हमारा निचला पार्ट जो होता है वो तो उसी साथ मोशन में होता है, तुरंत गति रेस्ट, जब बस रुकती है तो निचला वाला पार्ट भी रेस्ट में आ जाता है। लेकिन ऊपर वाला भाग गति की अवस्था के कारण गति में ही बने रहना चाहता है, तो जो ही बस रुकती है तो निचला वाला पार्ट तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपरी वाला भाग जो होता है गति अवस्था के कारण गति में बने रहना चाहता है, तो इसलिए हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। और भी डेली लाइफ में इसके बहुत से उदाहरण हैं। जैसे ट्रेन या बस होती है, जिधर चल रही है उधर की तरफ अगर कूद जाएंगे तो नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर उसके विपरीत दिशा में कूदेंगे तो हम लोग गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ट्रेन जा रही होती है उसी दिशा में अगर कूदते हैं तब तो मान लो हम लोग नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर मान लो सीधा कूद जाते हैं या उसके विपरीत दिशा में चलते तो हमारी शरीर की गति भी वही होती है जो ट्रेन की गति होती है। अगर कूदते हैं तो निचला वाला भाग ज़मीन के संपर्क में आने की वजह से तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपरी वाला भाग जो होता है
गति अवस्था के कारण गति में बने रहना चाहता है, इसलिए निचला भाग रेस्ट में आ जाता है और ऊपरा वाला भाग उसी दिशा में गति कर रहा होता है, तो उसी दिशा में हम लोग गिर जाते हैं। तो इसलिए और भी बहुत से उदाहरण हैं, किताब में आप लोग पढ़िएगा गति के प्रथम नियम, और इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में न आए तो उसके बारे में पूछिएगा। इसके बाद हम द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम, अब एक और लेक्चर में हम इसके पूरे थ्योरी को पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।